हेलो एवरीवन, आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है आपके अपने चैनल आर के रीडर्स हेल्प यूट्यूब चैनल पर। तो भाई आज के इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर अपना 5 जो कि ज्योग्राफी का है और अध्याय का नाम है प्राथमिक क्रियाएं। और इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं कि प्राथमिक क्रियाएँ, ठीक है, प्राथमिक क्रियाएँ कौन सी होती है, द्वितीय क्रियाएँ कौन सी होती है, इनको अगर हम अच्छी तरीके से समझना है यानी कि प्राथमिक क्रियाएँ तो इस अध्याय में हम समझ लेंगे, ठीक है, जो कि अपना अध्याय नंबर 5 है। बात आती है कि द्वितीय क्रियाएं और तृतीय क्रियाएं और चतुर्थ क्रियाएं, ये जो है हम एक एक चैप्टर करके पढ़ेंगे, यानी कि इसके आगे ये चैप्टर आएंगे द्वितीय क्रियाएं, तृतीय क्रियाएं और चतुर्थ क्रियाएं, ठीक है। इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि प्राथमिक क्रियाएं कौन सी होती है और द्वितीय क्रियाएं कौन सी होती है, ठीक है। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं प्राथमिक क्रियाएँ, इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं पहले तो देख लीजिए। प्राथमिक क्रियाएँ हमारा जो अध्याय है, अध्याय का नाम है प्राथमिक क्रियाएं। अब हमको जो है ये पता होना चाहिए कि प्राथमिक क्रियाएं क्या है भाई, ठीक है। अगर आपसे जो है बोर्ड एग्जाम से पूछ लिया जाए कि प्राथमिक क्रियाएं क्या कौन सी होती है, परिभाषा दीजिए या इसके बारे में बताइए, तो देखिए प्राथमिक क्रियाएं ये वे क्रियाएं होती हैं जिनके लिए मनुष्य प्रत्यक्ष रूप से प्राकृतिक पर्यावरण पर निर्भर है, ठीक है। ये आर्थिक क्रियाएँ भूमि, जल, खनिज आदि की उपलब्धता से प्रकार पर निर्भर करती है, ठीक है। भूमि, जल, खनिज आदि पर जो है उपलब्धता पर जो है ये प्रकार पर निर्भर करती है, ठीक है। उसके बाद देखिए इनके अंतर्गत मुख्य कृषि, पशुपालन, संग्रहण, आखेट यानी कि शिकार करना, ठीक है, लकड़ी काटना, खनन ऐसे कार्य आते हैं, ठीक है। अब ये है कि प्राथमिक क्रिया के अंदर क्या क्या आता है, ठीक है। प्राथमिक क्रियाएँ कौन सी होती है, ये जो है जो मनुष्य जो है प्रकृति पर निर्भर रहता है, ठीक है। जिसके अंदर क्या कौन कौन से आते हैं, कृषि होता है, पशुपालन और आखेट करना, लकड़ी काटना, ये सभी क्या है प्राथमिक क्रियाएँ हैं, ठीक है। उसके बाद देखिएगा आखेट है भोजन संग्रह, मनुष्य के प्राचीनतम व्यवसाय था आखेट है, ठीक है। यानी कि जो पहले जो क्या करता था मनुष्य, आखेट करता था, ठीक है, यानी कि शिकार करता था। उसके बाद देखिए आखेट का अर्थ होता है शिकार करना, ये मैंने आपको बता ही दिया। यानी कि जो इसको हम अच्छी तरीके से समझ रहे हैं तो आखेट का अर्थ क्या होता है, शिकार करना, ठीक है। और भोजन संग्रहण यानी कि भोजन को इकट्ठा करना, ठीक है। उसके बाद है कि भोजन का अर्थ होता है अपनी ज़रूरत के लिए जो है भोजन इकट्ठा करना, ठीक है। भोजन संग्रहण करना, जितनी हमें ज़रूरत है उस हिसाब से जो है भोजन को इकट्ठा करना। अब बात आती है चलवासी पशुपालन, ठीक है। ये आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकता है, चलवासी पशुपालन कौन से होते हैं या वाणिज्य पशुपालन कौन से होते हैं, ठीक है। तो आप जो है इसको अच्छी तरीके से समझ जरूर लें ताकि जो है आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। विद्यार्थियों, आप सभी से मैं निवेदन करता हूं, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि जब भी कोई न्यू वीडियो डाली जाए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। और आपने अभी तक मुझे जो है इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे एसएमएस कर सकते हो। मेरी आईडी है रमेश ब्रिट के नाम से, जो कि आपको स्क्रीन पर शो कर रही होगी। और आप जो है डिस्क्रिप्शन में जाके जो है वहाँ से डायरेक्ट लिंक दिया हुआ है, लिंक से जो है आप मुझे फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम पे। और व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है लड़कियों के लिए और लड़कों के लिए, ठीक है। तो लड़कों का जो ग्रुप है उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाके आप ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन लड़कियों वाला जो ग्रुप है उसके लिए आपको मेरे को इंस्टाग्राम पे एसएमएस करना पड़ेगा, इंस्टाग्राम आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। अब देखिए भाई चलवासी पशुपालन कौन से होती हैं, ठीक है। तो इसके अंदर कौन क्या क्या है, देखिए भाई चलवासी पशुचारण जो है में समुदाय अपने जो है पालतू पशुओं के साथ पानी एवं चारागाह की उपलब्धता एवं गुणवत्ता के अनुसार जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होते रहते हैं। यानी कि चारा यानी कि जो घास के लिए जो है पशुओं को चराने के लिए जो है जहाँ पे घास उनको जो है मिल जाए, अच्छी गुणवत्ता मिल जाए, उसके अनुसार जो है वो एक स्थान से दूसरे स्थान जो है जाते रहते हैं, अपना स्थान जो है चेंज करते रहते हैं, ठीक है। उसके बाद अपना है वाणिज्य पशुधन। और वाणिज्य पशुधन के अंदर क्या आता है कि भाई वाणिज्य पशुधन जो है पालन एक निश्चित स्थान है, विशाल क्षेत्र वाले फॉर्म पर जो है किया जाता है और उनके चारे की जो व्यवस्था जो है स्थानीय रूप से की जाती है। यानी कि वह निश्चित होता है, उनका जो है फॉर्म बना हुआ होता है, वहाँ पे जो है वहाँ पर पशु पाले जाते हैं और वहीं पे जो है उनकी जो है खाने की व्यवस्था यानी कि चारे की व्यवस्था जो है की जाती है, ठीक है। उसके बाद है निर्वाह कृषि। आप अगर बुक के अंदर पढ़ोगे तो आपको ये दिए हुए होंगे, लेकिन यहाँ पे आपको बिल्कुल सरल से करवाए हुए हैं जो है कट करके, ताकि जो है इतना भी अगर बोर्ड एग्जाम में आप लिख दो तो आपको अच्छे अंक जो है प्राप्त हो जाएंगे। इस तरह की जो खेती जो है ज़मीन के छोटे टुकड़ों पर होती है। अब हम बात कृषि की कर रही हैं, ठीक है, कृषि की बात आ रही है, ठीक है। कृषि के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे बहुत से पॉइंट दिए हुए हैं, आदिम काल निर्वाह कृषि, ठीक है,
और आदिमकालीन निर्वाह कृषि के अंदर क्या क्या विशेषताएं उसकी है वो भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसको हम जो है यहाँ से पहले पढ़ लेते हैं। निर्वाह कृषि इस तरह की खेती जो है ज़मीन के छोटे टुकड़ों पर होती है। इस तरह की खेती में जो है आदिम औजार जो है परिवार या समुदाय के श्रम का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, परिवार भी जो है मिलकर करता है और औजारों से जो है की जाती है और इस्तेमाल किया जाता है। और यह जो है खेती मुख्य रूप से मानसून पर और ज़मीन की प्राकृतिक उर्वरता पर जो है निर्भर करती है, वर्षा पर निर्भर करती है और ज़मीन की जो उर्वरता होती है, जो उर्वरकता शक्ति होती है, उस पर जो है निर्भर करती है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा निवार्य कृषि के जो है दो भागों में वर्गीकृत किया था। इसकी ये जो कृषि है, ठीक है, यानी कि निर्वाह कृषि जो है उसको दो भागों में बांट दिया जाता है। पहला तो यहाँ पे दिया गया है आदिमकालीन। ठीक है, पहला कौन सा है आदिमकालीन, और दूसरा कौन सा है भाई गैर निर्वाह कृषि। ठीक है, आदिमकालीन कृषि हो गया और आदिमकालीन निर्वाह कृषि। ठीक है, इसके बारे में हम और अच्छे से पढ़ लेते हैं। निर्वाह कृषि जो है कृषि का वह प्रकार है जिसके कृषक अपने जो है परिवार के भरण पोषण निर्वाह हेतु उत्पादन करता है। इसमें उत्पादन बिक्री के लिए नहीं होती। यानी कि आदिमकालीन के अंदर क्या होता है, कृषि के अंदर क्या होता है कि वो सिर्फ अपने परिवार का जो है पेट भरने के लिए जो है कृषि करता है। ठीक है, उनके पालन पोषण के लिए जो है कृषि करता है। उसके अंदर कोई भी जो है बिक्री नहीं होती। यानी कि जो कृषि होती है, कृषि के बाद जो हमें फसल प्राप्त होती है उसकी जो है बिक्री नहीं की जाती। ठीक है, उसका जो है व्यापार नहीं किया जाता, सिर्फ जो है परिवार का पालन पोषण के लिए, भरण पोषण के लिए जो है इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, उसके बाद आदिमकालीन वाले कृषि की विशेषता बताइए। तो खेत का जो आकार होता है वो क्या होता है, खेत छोटे छोटे होते हैं। और कृषि की पद्धति कौन सी, इसमें जो है किसान एक क्षेत्र के जंगल या वनस्पतियों को जो काट कर या जलाकर साफ करता है। खेत का उपजाऊपन समाप्त होने पर जो है उस स्थान को छोड़कर भूमि का अन्य भाग कृषि हेतु तैयार करता है। ठीक है, यानी कि जंगल या वनस्पतियों की जो पत्तियां होती हैं उनको काट कर और जलाकर, ठीक है, साफ करता है। और उसके बाद में क्या करता है कि खेत का जब उपजाऊपन समाप्त हो जाता है तो वो और स्थान पर जो है, यानी कि वो स्थान छोड़ के दूसरे स्थान पर जो है कृषि हेतु तैयार करता है। ठीक है, उसके बाद हमारा दूसरा है गहन निर्माण कृषि, यानी कि दो भागों में बांटा गया था। तो ये अपना दूसरा भाग है गहन निर्माण कृषि। प्रकार देख लीजिए। ठीक है, गैर निर्वाह कृषि जो है इसके प्रकार और वो भी हम देख लेंगे। तो चावल प्रधान गैर निर्वाह कृषि, चावल रहित गैर निर्वाह कृषि, इसके दो प्रकार है भाई गैर निर्वाह कृषि के। तो चावल प्रधान गैर निर्वाह कृषि और चावल रहित गैर निर्वाह कृषि। इस प्रकार की जो कृषि में लोगों को जो है परिवार के भरण पोषण के लिए भूमि के छोटे छोटे टुकड़े पर जो है काफ़ी बड़ी संख्या में लोग चावल की कृषि में लगे होते हैं। ठीक है, उसके बाद है चावल प्रधान गैर निर्वाह कृषि। मुख्य क्या विशेषता है इसकी, जैसे कि इस कृषि के नाम से ही पता चलता है कि इसमें चावल प्रमुख फसल होती है। ठीक है, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि चावल जो है प्रमुख फसल होती है। सिंचाई वर्ग पर जो है निर्भर होती है। खेतों का जो आकार है, अधिक जनसंख्या घनत्व के कारण जो है खेतों का आकार छोटा होता है तथा खेत जो है एक दूसरे से दूर होते हैं। श्रम भूमि का गहन उपयोग होता है। यंत्रों की अपेक्षा जो है मानव श्रम का अधिक महत्व होता है। आप सभी को पता है जहाँ पे चावल उगाते हैं वहाँ पे जो है यंत्रों की आवश्यकता नहीं होती, यानी कि मानव की आवश्यकता होती है चावल लगाने के लिए। तो और इसके अंदर क्या होता है, कार्य के अंदर जो है कृषि का पूरा परिवार लगा हुआ होता है। ठीक है, यानी कि पूरा परिवार उसका काम करता है वहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे देखिए चावल रहित गहन निर्माण कृषि। इस कृषि में चावल मुख्य फसल नहीं होती और इसके स्थान पर जो है गेहूँ, सोयाबीन जो होता आदि फसलें बोई जाती है। ठीक है, अब देखिए चावल रहित गैर निर्माण कृषि की मुख्य विशेषताएं। अब इसकी हम जो है विशेषताएं पढ़ने वाले हैं। इस प्रकार की कृषि में भूमि पर जो जनसंख्या का दबाव अधिक रहता है और खेत बहुत ही छोटे तथा बिखरे हुए होते हैं। मशीनों के स्थान पर जो है खेती के अधिकतर कार्य पशुओं द्वारा होते हैं। ठीक है, मुख्य क्षेत्रों में जो है उत्तरी कोरिया, उत्तरी जापान, मंचूरिया, गंगा सिंधु के मैदानी भाग भारतीय है। ठीक है, रोपण कृषि। अब बात आती है रोपण कृषि कौन सी होती है। रोपण कृषि जो है एक व्यापारिक कृषि होती है जिनके अंतर्गत बाजार में बेचने के लिए जो है चाय, कॉफ़ी, कोको, रबड़, कपास, गन्ना, केले की पौधे लगाई जाती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। रोपण कृषि की मुख्य मुख्य विशेषता बताइए। तो भाई खेत का आकार जो होता है, कृषि क्षेत्र का आकार बहुत ही बड़ा होता है। पूंजी निवेश, बागानों की स्थापना वह उन्हें चलाने रख रखाव के लिए जो है अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। ठीक है, अब आती है झूम खेती। आपने सुना ही होगा झूम खेती के बारे में। इस प्रकार की कृषि जो है क्षेत्रों की वनस्पतियों को काट कर वह जला दिया जाता है
एवं जली हुई जो है राख की परत उर्वरक का कार्य करती है। इसमें बोए गए खेत बहुत छोटे छोटे होते हैं एवं खेती भी पुराने औजारों से की जाती है। ठीक है, जब मिट्टी का उपजाऊपन समाप्त हो जाता है तब कृषक जो है नए क्षेत्रों में वन जलाकर कृषि की भूमि तैयार करता है। ठीक है, महत्वपूर्ण है मिश्रित कृषि। ठीक है, मिक्स ये कौन सी कृषि होती है, यानी कि जो मिश्रित कृषि होती है वो कौन सी कृषि होती है। इस प्रकार की कृषि में फसल उत्पादन एवं पशुपालन पालन दोनों को जो है समान महत्व दिया जाता है और फसलों के साथ साथ जो है पशु जैसे मवेशी, भेड़, सूअर और कुक्कुर आय के प्रमुख स्रोत होते हैं। ठीक है, ऋतु प्रवास से क्या अभिप्राय है, ये आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। तो नए चारागाहों की खोज में जो जलवासी पशुचारक समतल भागों एवं पर्वतीय क्षेत्रों में जो है लंबी दूरी तय करते हैं और गर्मियों में जो है मैदानी भाग से पर्वतीय चारागाहों की ओर जो है शीत ऋतु में पर्वतीय भाग में मैदानी चारागाहों की ओर प्रवास करते हैं। इस गतिविधि को क्या कहते हैं, ऋतु प्रवास कहते हैं। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकता है कि ऋतु प्रवास क्या कौन सा होते हैं। ठीक है, ऋतु प्रवास के बारे में बताइए। तो देखिए ये अपना जो है अध्याय कंप्लीट हो चुका है और आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल का नाम है आर के रीडर्स हेल्प। ठीक है, जो कि आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे आपको हर अध्याय के नोट्स मिल जाएंगे। और इंस्टाग्राम आईडी है रमेश बेट के नाम से, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और कोई भी आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे एसएमएस कर सकते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ और नए नोट्स के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।